गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 2 जिसका शीर्षक है वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वर्ण क्या होते हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि बचपन से सबसे पहले बचपन में क्या सिखाया जाता है, वर्ण को ही सिखाया जाता है। क ख ग ये सारे क्या हैं, ये वर्ण हैं और इसका ज्ञान बच्चों को होना अति आवश्यक है। तो इस पाठ को हम शुरू करते हैं। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। वैसे तो आपने वर्ण को पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज अपनी इस कक्षा में आज हम क्या पढ़ेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पाठ को शुरू कर लेते हैं। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि जो भाषा है उसकी मूल इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। और जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, ध्वनि ही है। ठीक है, मन में उठने वाले विचारों को प्रकट करने के लिए हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकल रही हैं। जब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो जो मैं जिसको बोल रही हूँ वो क्या है, सारी ध्वनियाँ हैं। तथा प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। और जो मैं बोल रही हूँ जब इसको लिखूंगी तो उसके कुछ चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की वह इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ख, ज आदि, ये क्या है, सारे वर्ण हैं। अब है वर्ण की परिभाषा। मूल ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। समझ में आया। मूल ध्वनि, भाषा की मूल ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। अब जैसे कुछ चित्र दे रखे हैं, पहला है एक नमक लिखा हुआ है इस पर और दूसरा है शेर लिखा हुआ है। तो जब हम नमक को खोलेंगे, यानी कि जब ये लिखा है, इसकी जो वर्ण है, जो ध्वनियाँ हैं, उनको अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे ना के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी कि वो क्या है, व्यंजन है। फिर आ स्वर है, फिर म व्यंजन है, फिर आ है, फिर का व्यंजन है और आ है। तो जब हम इनको अलग अलग करके लिखते हैं तो इनके क्या टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये सारे क्या हैं, वर्ण है। इसी प्रकार शेर में भी श हो गया जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, फिर है ए, फिर रावी व्यंजन है और उसमें अ लगा हुआ है। तो ये ध्वनियाँ हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये सारे क्या हो गए, ये वर्ण हो गए। अब है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, किसी भी भाषा में वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, भाषा कोई सी भी हो, लेकिन हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अभी हिंदी भाषा को ही पढ़ रहे हैं। तो हमारी हिंदी भाषा में जो अ से लेके ग तक जो भी वर्ण है, उनके जो समूह है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है, जिसमें 33 तो क्या है, व्यंजन है और 11 क्या है, स्वर है। तो टोटल कितने वर्णमाला में कितने वर्ण हो गए, 52, यानी कि 52 वर्ण है, जिसमें 11 स्वर और 33 यानी कि 33 क्या है, स्वर है। 11 स्वर कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या है, स्वर हैं। और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये क्या है, ये व्यंजन है। और य, र, ल, व, ये क्या हो गए, अंत्यस्थ व्यंजन हो गए। श, श और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है, श, त्र, ज्ञ और श्र। और 2 अयोगवाह होते हैं, एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। और 2 अन्न होते हैं, ड और ढ, जिनके नीचे की बिंदी लगी हुई होती है, अनुस्वार लगा हुआ होता है। अब पढ़ेंगे हम वर्णों के प्रकार, यानी वर्णों के भेद, कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, उनको कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर को पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों को बोलने में अन्य किसी ध्वनि का सहारा लेना नहीं पड़ता उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अर्थात ये कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं
तो जो मुख से निकलने वाली जो वायु है वह बिना किसी से टकराए स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है, अर्थात इनको उच्चारण करने में किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय जो वायु है बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है तथा जीभ, होठ और मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं जो इस प्रकार हैं। आप अपनी पुस्तक में देखिए लिखे हुए हैं, आप इनका उच्चारण करिएगा और इनको याद करिएगा। अब है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लित स्वर। सबसे पहले ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा या लघु। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जब जो ह्रस्व स्वर होते हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में जो लगने वाला समय है वह काफ़ी कम होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, अर्थात जो ह्रस्व स्वर है उनके उच्चारण से 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं कि टोटल स्वर कितने हैं? 11 हैं। तो 4 हो गए हमारे ह्रस्व स्वर और 7 हो गए हमारे दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। अब है प्लित स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी कि तिगुना समय लगता है इनको बोलने में, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, आप इसका उच्चारण करके देखना, आपको पता चलेगा कि इसमें अधिक समय लग रहा है। किससे? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग रहा है। इनका प्रयोग वेद मंत्रों या प्रार्थना में किया जाता है। अब है मात्रा। स्वरों के जिन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है उन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। कि स्वरों की तो खुद की मात्राएं होती हैं और वो कहाँ लगती हैं? व्यंजनों पर लगती हैं। आ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्रा निश्चित है। जिसको हम अ बोलते हैं, यानी कि जिसको हम लघु आ बोलते हैं, छोटा आ बोलते हैं, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी सब स्वरों की मात्राएं होती है और वो कहाँ लगती हैं? व्यंजनों के साथ लगती हैं। स्वरों के साथ जब व्यंजनों का मेल होता है तो स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते हैं, उनके स्थान पर उन स्वरों की मात्रा ही लिखी जाती हैं। जैसे आपकी पुस्तक में आप देखोगे तो एक तरफ लिखा हुआ है स्वर, फिर उसकी मात्रा है, फिर स्वर के साथ व्यंजन है और फिर उसका प्रयोग दे रखा है। तो सबसे पहले अ दे रखी है आ, तो आ की कोई मात्रा नहीं होती, तो स्वर के साथ जब इसको लिखेंगे तो का बन जाएगा। लेकिन जब हम का को ओनली व्यंजन रूप में लिखेंगे तो का के नीचे हलंत आएगा, लेकिन जब हम इसको पूर्ण लिखेंगे तो ये क हो जाएगा। ठीक है, तो स्वर के साथ में व्यंजन लिखा हुआ, लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। उसका प्रयोग करेंगे हम जैसे कमल, नयन आदि। अब है आ की मात्रा होती है, आप देखिए अपनी पुस्तक में, और जब हम इसको माँ के साथ लगाएंगे तो किस तरीके से उच्चारण होगा, तो आप इन सारी मात्राओं का अध्ययन करिएगा। अब कुछ याद रखने वाली बातें हैं, उनको देख लेते हैं कि आ की मात्रा हलंत के रूप में व्यंजनों के नीचे होती है, इसका अलग से प्रयोग नहीं होता है। अंग्रेजी के ओ ध्वनि वाले वर्णों का भी हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है। ओ की ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है, जैसे डॉक्टर, बॉल, रॉकेट, डॉन, ऑफिस आदि। अब आते हैं व्यंजन कि व्यंजन क्या होते हैं, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जो स्वर तो होते हैं स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, लेकिन जो व्यंजन है उनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है, उनको स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते। अतः जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु होती है, जो हवा होती है, वह मुख के किसी न किसी भाग जैसे कि कंठ, तालु, ओष्ठ, दांत आदि से टकराकर बाहर निकलती है।
ठीक है, समझ में आया आपको कि जब हम उच्चारणों का व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो जो मुंह में जो वायु होती है वह कहीं ना कहीं टकराती है, मुख के अंदर किसी ना किसी भाग से टकराती है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। इनका उल्लेख इसी अध्याय में पीछे किया जा चुका है। आपने देखा कि हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। कौन कौन से होते हैं वो सारे हमने पीछे पढ़ लिए हैं। अब है व्यंजन के 3 भेद होते हैं कि व्यंजनों को भी हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, समझ में, जैसे कहा स्पर्श, जैसा किसका नाम है स्पर्श, यानी कि छूना। तो जब हम इन जो स्पर्श व्यंजन होता है हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीभ है वो हमारे मुख में कहीं ना कहीं पर स्पर्श करती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन उनके नाम और उच्चारण इस प्रकार हैं। ठीक है, जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने हैं? 25 हैं। कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। पहला है क वर्ग। क वर्ग में देखोगे आप क, ख, ग, घ आदि आते हैं और इनका उच्चारण स्थान कंठ है और जिसको हम कहते हैं नाम बोलेंगे उसका कंठ है। दूसरा होता है च वर्ग जिसका उच्चारण स्थान तालु है और उसका नाम हो गया तालव्य। फिर है ट वर्ग। ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है जिसको हम कहते हैं मूर्धन्य। फिर है त वर्ग। त, थ, द, ध, न। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो जो हमारी जिह्वा है वो हमारे दांतों को स्पर्श करती है तो इन्हें कहते हैं हम दंत्य। फिर आता प वर्ग। प, फ, ब, भ, म और इनका उच्चारण स्थान है होठ जिनको बोलते हैं हम ओष्ठ है। ठीक है, तो ये हो गए 25 अपने क्या स्पर्श व्यंजन। अब पढ़ेंगे हम अंत्यस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में भीतर से बाहर की ओर शक्ति लगती है उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का सा होता है। ये संख्या में 4 होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगता है कि जो वायु है वह भीतर से बाहर की ओर शक्ति लगा रही है। फिर है ऊष्म व्यंजन। इस व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की सुरसराहट होती है, अर्थात उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाती हुई मुख से बाहर निकलती है जिससे क्या होता है? ऊष्मा पैदा होती है। इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 है। श, श, स और हा ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अब है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? इनको भी हम पढ़ लेते हैं। अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वरों के मेल से और ना ही व्यंजनों के मेल से बनते हैं। और जो अयोगवाह है उनको हम 3 रूपों में पढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो अ होता है उसके ऊपर एक बिंदी लगी हुई होती है जिसको हम अनुस्वार कहते हैं। तो ये क्या है? अयोगवाह है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। समझ में आना कि जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो जो वायु है वो है सिर्फ कहाँ से निकलेगी? नाक से निकलेगी। तो कुछ वर्ण दे रखें, इनको जब आप उच्चारित करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो वायु है वह कहाँ से निकल रही है? वह नासिका से निकल रही है, हमारी नाक से निकल रही है। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम जो वर्ण होता है, जैसे जो पंचम वर्ण होते हैं वो उनको हम कैसे दर्शाते हैं? एक बिंदु के रूप में दर्शाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और जैसे गंगा, पंखा, घंटा, अंगूर आदि आप इनका उच्चारण करके देखना कि जो वायु है वह कहाँ से निकल रही है? हमारी नाक से बाहर आ रही है। अब है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जब आ होता है तो उसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, उसको हम अनुनासिक कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। ठीक है, अनुस्वार में तो जो वायु थी वो कहाँ से निकल रही थी? नाक से निकल रही थी। किंतु अनुनासिक का उच्चारण करते समय जो हवा है वह नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। इन्हें लिखते समय शब्द पर चंद्र बिंदु लगाकर दर्शाते हैं, जैसे चांद, दांत, आंख, बांसुरी आदि। अब है विसर्ग। विसर्ग का वैसे तो कोई रोल नहीं है, किंतु जब हम आ के आगे जो बिंदियां लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं।
और इसको जब हम उच्चारण करेंगे तो हा के रूप में करते हैं, ठीक है। अक्षर के अंत में लगने वाले दो बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण हल्के से हा शब्द की भांति होता है। और कुछ शब्द जो कि संस्कृत से हिंदी में आए हैं और अभी भी वो यूज में लिए जा रहे हैं, जैसे अतः, प्रातः, पुनः, प्राय, मनः, स्थिति, संभवतः आदि। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? विसर्ग हो गए ये। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन वैसे तो 4 हैं। 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञा और श्रय। ये क्या है? ये 4 वर्ण, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। और ये किस किस शब्द से, किस किस वर्ण से मिलकर बने हैं? सबसे पहले आता है श। श जो है वो का व्यंजन और श से मिलकर बनता है, ठीक है। जो त्र है वो त और रा से मिलकर बनता है। जो ज्ञ है वो ज और अ से मिलकर बनता है। और जो श्रय है वो श और रा से मिलकर बनता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब है द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन का शब्द में 2 बार प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में तो 2 वर्ण मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रकार के 2 वर्णों का प्रयोग होता है, उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, इसका मीन्स वो आधा होता है। जैसे गुब्बारा दे रखा है, गुब्बारे में देखोगे बा के नीचे हरंत लगा, इट मीन्स क्या है? वो आधा है, वह स्वर रहित है। और दूसरा बा है तो बब बोलेगा, तो इससे हम शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? गुब्बारा। ऐसे ही इसमें देखो बल्ला, बल्ला में ल और ल। ऐसे गन्ना, कुत्ता में त और पत्ता में ता है, वो व्यंजन रहित है, दूसरा पूर्ण है, तो ये हो गया तत्। इससे शब्द बनेगा पत्ता। तो बच्चों आपने इस चैप्टर को पढ़ा और हमने पूरे वर्ण को देखा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनका उच्चारण किस प्रकार से होता है। अब हम एक बार जो हमने चैप्टर में जो पढ़ा उसको हम दोहरा लेते हैं। जैसे कि मूल ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इसको आपको लर्न करना है। ये क्या है? वर्ण की परिभाषा है। फिर दूसरा है किसी भाषा के वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी में कुल कितने वर्ण है? 52 वर्ण है, यानी कि 52 वर्ण है। और जिन वर्णों को बोलने में अन्य किसी ध्वनि का सहारा लेना नहीं पड़ता उन्हें क्या कहते हैं? स्वर है। अर्थात जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और कैसे करते हैं? स्वतंत्र रूप से करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। फिर है स्वरों के 3 विध होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। और आगे है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। तो बच्चों आपका यह पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।